हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी क्लास 7th के सामाजिक विज्ञान विषय से हमारे अतीत भाग 2 से कार्यपत्रक 26 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 18 जनवरी 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य। प्यारे बच्चों, पिछली कुछ कार्यपत्रों में हमने प्रमुख मुगल सम्राटों और उनके कार्यकाल के दौरान के प्रमुख अभियानों और घटनाओं के बारे में जाना। आइए अब उनकी प्रशासनिक नीति के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। शुरुआत में मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना प्रारंभ किया या आरंभ कर दिया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की या तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग के ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। विद्यार्थियों, मुगलों की सेना में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए किया होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। विद्यार्थियों, यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारण किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। विद्यार्थियों, जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उनका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिक के वेतन देने के लिए धन मिलता था। विद्यार्थियों, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते थे और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का ही अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। विद्यार्थियों, अब अकबर के शासनकाल के दौरान जो है क्या स्थिति रहा है और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान क्या स्थिति रहा है, आइए देखते हैं। तो अकबर के समय में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इसका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। जबकि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 5000 जात की पदवी के मनसबदारों की संख्या 79 हो गई थी, 79। राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि के कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। विद्यार्थियों, यह आज का हमारा कार्यपत्रक था। आइए अब इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था। दूसरा प्रश्न है, मुगलों के लिए केवल
तुरानी या ईरानी नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी। और तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार क्या था। पहला प्रश्न है बच्चों, मनसबदार और जागीरदार में क्या संबंध था। तो इसका आंसर हो जाएगा मनसबदार सरकारी हैसियत या पद वाला व्यक्ति अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। दूसरा क्वेश्चन है, मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, जैसे जैसे साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की या तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग के ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। उनका उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार करना तथा ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व कमाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार क्या दिखाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा, यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार सैन्य उत्तरदायित्व दिखाता था। सैन्य उत्तरदायित्व के अंतर्गत सैनिकों का निरीक्षण, घोड़ों को दागना, सैनिकों का पंजीकरण करना आदि दिखाता था। तो बच्चों, इस प्रकार से आज का हमारा कार्यपत्रक समाप्त होता है।